ओके चलो, पार्टनरशिप कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है तुमको? पेज नंबर बताओ। 43, इलुस्ट्रेशन 8, नेने एंड काने। तुम बताओ मुझे, मैं पढ़ता हूँ, एक बार बता दो। कैपिटल किधर डालना, कोई दिक्कत? सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, रेंट 10 महीने का, हिडन एडजस्टमेंट है, कितने महीने का पेएबल है? 2 महीने का। स्टॉक ओपनिंग है, प्रीमाइसेस एसेट है, सैलरीज एक्सपेंस है, डिस्काउंट डेबिट वाला एक्सपेंस है, क्रेडिट वाला इनकम है, मोटर व्हीकल एसेट है, सेल्स इनकम है, परचेस एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, रिटर्न्स जो है वो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न है। प्रोविडेंट फंड का क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है, बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखाने का? एसेट। और अगर इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है कि आपको इस पे क्या मिले? इंटरेस्ट भी मिले। कैश इन हैंड एसेट है। प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? एक्सपेंस होना चाहिए। तो होती क्या है? डबल एंट्री। सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड? और ये प्रोविडेंट फंड है, ये फंड जो है ये और कुछ नहीं, ये एक रिजर्व है। ये क्या है? रिजर्व है। ये जो प्रोविडेंट फंड का एक्सपेंस है, ये इसी में से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। कैसा करते हैं, आ जाओ दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब दो चीजें मैं बता देता, पहले तो प्रोविडेंट फंड का मतलब समझाता आपको, तो शायद आपको लिख ही लेना चाहिए। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इसको बोला जाता है एक्चुअली भविष्य निर्वाह निधि। क्या बोला जाता है? भविष्य निर्वाह निधि। फंड मतलब निधि, प्रोविडेंट मतलब भविष्य के निर्वाह के लिए। अब होता क्या है कि ए बी और सी तीन लोग पार्टनर थे, बराबर है। अब तीनों की उम्र थी आज 30-30 साल, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का। एक समय आएगा तीनों 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट की क्या आ जाएगी? एज। हो सकता है उसके बाद हाथ पैर ना चले, बिजनेस ना कर सके। व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट? जब तक काम कर रहे हैं बिजनेस में, तब तक तो क्या कमाएंगे ये लोग? पैसा। पर हर किसी को एक चिंता होती है ना, एक समय के बाद इंसान से काम होते नहीं है, बुढ़ापा आता। और बुढ़ापे में फिर अगर आपके पास खुद के पैसे नहीं है, कमाए हुए पैसे नहीं, तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है किस पे? बेटों पे और बहुओं पे। और फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कभी भी अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के भरोसे पे रखते नहीं है। जब तक अपन जवान है, कुछ पैसे बचा के सेव करने चाहिए। कुछ पैसे बचा के क्या करने चाहिए? सेव। सभी करते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो आपके सैलरी से पीएफ कटता है। आपकी सैलरी से क्या कटता है? पीएफ, हर महीने। नियम भी है अपने देश में कि अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और लोगों को क्या दे रहे हो? सैलरी। तो जिसकी सैलरी 10,000 है, उसके इसमें से 1,250 काटो, तो उसको कितने जाएंगे? 7,750। उसको दो, किसको? जिसकी सैलरी है। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके हाथ में 8,750 रुपीज आते हैं और मालिक आपके 1,250 रुपीज काट लेता है। काट के वो क्या करता है? आपके नाम से बैंक में जमा करता है, अपने पास नहीं रखता। कहां जमा करता है? बैंक। और उसमें खुद के भी 1,250 मिलाता है। और आपके नाम से 1,250 जो आपके सैलरी से कटे हैं, और 1,250 जो मालिक ने खुद के जेब से भरे, ऐसे हर महीने 2,500 रुपए कहाँ डिपॉजिट करता है? बैंक में। तो इसका रेट है 12.5%। ये कम ज्यादा होते रहता है। 12.5% को एक को बोला जाता है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, नौकर का कंट्रीब्यूशन, और एक को बोला जाता है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। तो ये दो लोग चीजें मिला के उसको आपके बैंक में भरने, पर आपके नाम से बैंक में डिपॉजिट होते हैं। किसके नाम से? आपके नाम से। पर वो आप निकाल सकते नहीं। कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक आप क्या ना हो जाओ? रिटायर ना हो जाओ। वैसे निकाल दिया तो इंसान खर्च कर देता, और जवानी में क्या रहता? खर्च का जोश ज्यादा रहता है। पैसे दिखते हैं तो उसको फिर इंसान निकालना चाहता है, हालांकि ये निकालने नहीं चाहिए। आप अगर जॉब नहीं भी करते तो भी आप खुद का एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैंक में खोल सकते हो। आप बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हो, करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। आप बैंक में जाइए और उसको बोलिए कि मुझे मेरा पीएफ अकाउंट खोलना है, तो बैंक बोलेगा कि मिनिमम 500 रुपए भर के आप ये अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद आपकी मर्जी, महीने के आप 5,000 भरना चाहो, 1,000 भरना चाहो, अगर ज्यादा कमाते हो तो 50,000 महीना भरो, जो आपकी जैसी आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप महीने में जमा कर सकते हो। इस पे लिमिट ये है कि पहले 15 साल तक इसमें से एक भी रुपया आप निकाल सकते नहीं हो। आप चाहो तो जितना साल तक रखो उतना साल तक इसमें पैसा रख सकते हो। बैंक से आपसे पैसा लेगा, आपको इंटरेस्ट भी देगा, पर आप इसमें से विड्रॉ कर नहीं सकते। इसका पर्पस क्या है? ये कब काम में आए? बुढ़ापे में। बराबर है। तो मान के चलो कि हम एक बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, और हम चाहते हैं कि हमारी बिजनेस में से जो पैसा हम लोग हर साल क्या करते हैं? सेव करते हैं, बराबर है ना? तो वो पैसा,
तो प्रॉफिट जो होता है वो तो पार्टनर को बांट देते हैं, पर हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करें और एक फंड में डालें, जिसको नाम दिया हमने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैंने तय किया, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है अभी? 8 लाख, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। अब सुनो होता कैसे कि अगर मैं हर साल 1 लाख रुपया पीएफ में डाल रहा हूं, अब ये पीएफ 3 पार्ट नेने और काने का है, तो इन दोनों को मिलेगा उनके आपस में रिटायर होने के बाद। तो एंट्री क्या होगी? हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट और कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ये खर्चा तो नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, ये आपका एक्सपेंस तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपका रियल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को होगा क्या? डेबिट, और कैश बैंक अकाउंट को होगा क्या? क्रेडिट, जैसा आम इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब हम क्या मानते हैं कि हम अगर हर साल 1 लाख रुपया क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहां पे? प्रोविडेंट फंड में। तो पहले साल एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट। अब उस इन्वेस्टमेंट को अच्छा नाम क्या दिया? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार की हो सकती है, आपकी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? प्रोविडेंट। तो हर साल हम एक एंट्री पास करते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। कितना? 1 लाख। तो पहले साल 1 लाख डाला, दूसरे साल और एक जाएगा, तीसरे साल और एक जाएगा, चौथे साल और एक जाएगा, और ऐसा बढ़ते बढ़ते 1 लाख, अगले साल 2 लाख, उसके अगले साल 3 लाख। आज जाके ये लोग दोनों देखते हैं नेने और काने, तो इनका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? 8 लाख। इस पे हर साल इनको क्या आता है? इंटरेस्ट। अब हम क्या करते हैं कि 1 लाख तो हर साल निकाल के कहाँ डाल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं। तो भाई ऐसा करो ना, ये जो है ना, ये जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, कुछ लोग इसको एक्सपेंस ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंस ऑफ, मतलब पीएनएल में क्या करते हैं? डेबिट, और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट। अब ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर हमने मुनाफा कमाया इस साल, मान के चलो हमारा प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, अब ये 3 लाख कौन से दो पार्टनर को बटेगा? नेने को और काने को। 1.5 लाख नेने का, 1.5 लाख किसका? काने का। फिर एक दिन नेने और काने क्या बोलेगा कि मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया ईएमआई निकाल सकता हूँ, काने बोलेगा मेरे अकाउंट में 1.5 लाख ईएमआई निकाल सकता हूँ। अरे भाई, अगर आपकी कमाई हुए पैसे ही है, तो नेने और काने तो कभी बोलेंगे ना मेरे कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख ईएमआई निकाल के जा सकता। मान के चलो पार्टनरशिप का पहला ही साल, पहले साल आपकी इनकम कितनी हुई? 3 लाख। 1.5 नेने के अकाउंट में गए, 1.5 किसके अकाउंट में गए? काने के। फिर नेने को क्या लगेगा? मैं बिजनेस से कभी भी कितने लाख रुपए निकाल सकता हूँ? 1.5 लाख। काने को क्या लगेगा? मैं भी कितने निकाल सकता हूँ? 1.5 लाख। और अगर इसने इच्छा जताई निकालने की, तो फिर नेने और काने को एक बात तो सोचनी चाहिए, भाई 1.5 लाख हमारा प्रॉफिट है, पर हमने 1-1 लाख रुपया कहाँ भरा है? प्रोविडेंट फंड में। तो निकालना है तो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट तोड़ के पैसे निकालने पड़ेंगे ना। पैसे कहाँ है अपने पास? प्रॉफिट है। प्रॉफिट और पैसों में फर्क है कि नहीं है? तो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें 1 लाख रुपया अगर भरा है, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे डेबिट करते हैं, और बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड नाम के अकाउंट में क्या करते? क्रेडिट करते। अब 1 लाख रुपया आपने जो भरा था, उसकी एंट्री क्या पास की? इन्वेस्टमेंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। इसके साथ एक एंट्री और पास करेंगे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को डेबिट और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्रेडिट। सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट की डबल एंट्री बताओ। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। एक्चुअल पैसा गोज आउट एंड इन्वेस्टमेंट कम्स इन। एक नॉमिनल एंट्री ऐसी ही पास करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, हमारी मर्जी के लिए। हम करते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट को डेबिट और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्रेडिट। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि हमारा अगर 3 लाख रुपए का मुनाफा था, साल में कितने का प्रॉफिट था? 3, उसमें से एक क्या हो गए? कम। तो बचे कितने बांटने के लिए? प्रॉफिट 2। तो नेने को मिलेंगे इसमें से 1 और काने को मिलेंगे 1। तो जहां वो लोग सोच रहे थे कि हम 1.5 निकाल सकते हैं, अब वो सोचेंगे कि कितने निकाल सकते? 1। हालांकि है 1.5, पर निकाल कितने सकते? 1। 50-50 क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसकी क्या करके रखी है? इन्वेस्टमेंट। तो आपको प्रोविडेंट फंड के केस में 4 अकाउंट दिखेंगे, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट आते हैं। एक आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमारा असेट है, एक आता है बैंक अकाउंट जहां से हमारे पैसे जाते हैं, एक आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और एक आता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट बेकार में बनाया, ये बैलेंस शीट के कहां दिखता है? लायबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट कहां दिखता है? एसेट साइड में। और कंट्रीब्यूशन कहां दिखता है? पीएनएल के डेबिट साइड। मैं लिखा के भी दूंगा आपको। इन्होंने देखो क्या किया, बता इन्होंने क्या किया देखो, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन पीएनएल में क्या किया है? डेबिट किया है। और इंटरेस्ट कहां मिला प्रोविडेंट फंड का? यहां डाला कि इन्होंने? नहीं। इंटरेस्ट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस।
उसको कहाँ क्रेडिट किया होगा? लायबिलिटी साइड में, फंड में किया होगा। कहाँ दिख रहा है आपको? प्रोविडेंट, ये देखो प्रोविडेंट फंड, और इसका क्या मिला उसको? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? अगर आपको इंटरेस्ट कैश में मिलता तो आप एंट्री पास करते, कैश या बैंक को डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट। अगर आपको कैश में इंटरेस्ट नहीं मिला तो आपके जो पैसे जमा किए, 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया, उसी में ऐड हो जाएंगे। तो एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। तो आपके इंटरेस्ट में क्रेडिट बैलेंस रहेगा, जो कहां दिखेगा? ट्रायल बैलेंस में। इंटरेस्ट अगर आपकी इनकम है, इंटरेस्ट अगर आपकी क्या है? इनकम है, तो उसमें बैलेंस डेबिट रहेगा कि क्रेडिट रहेगा? क्रेडिट। अब क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में दिखेगा? क्रेडिट। मुझे बताओ, इनकम की क्रेडिट बैलेंस कहां जानी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के अगर क्रेडिट में गया तो वहां से कहां जाता? वो बैलेंस शीट के क्रेडिट में। अरे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां जाता? बैलेंस शीट के क्रेडिट में। तो कुछ लोग क्या करते कि ये जो इनकम है प्रोविडेंट फंड का, इंटरेस्ट का इनकम, ये हमारे बिजनेस से कमाया हुआ इनकम है क्या? बिजनेस क्या है हमारा? शक्कर खरीदना और शक्कर बेचना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल में खर्चे भी कौन से आने चाहिए? जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और इनकम भी कौन सी आनी चाहिए? जो बिजनेस से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर कोई इनकम आती है तो यहाँ क्रेडिट करो प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर वहां से वो बैलेंस शीट के क्रेडिट में जाएगी। इससे अच्छा डायरेक्टली कहाँ क्रेडिट में डाल सकते हो आप? बैलेंस शीट के क्रेडिट में डाल सकते हो। बात समझ में आई? आओ मैं लिखा था आपको जर्नल आपको। इनकम एसेट कैसे रहती? रिसीवेबल कहाँ दिया है? इन्होंने क्या दिया है? क्रेडिट में दिया है। प्रोविडेंट फंड का क्या? इंटरेस्ट। तो इन्होंने डबल एंट्री क्या पास की? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। अब सवाल सिर्फ ये है कि किसी भी इनकम का क्रेडिट बैलेंस, अब आप बोलो, आप पार्टनरशिप को गोली मारो, आप प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप पार्टनर हो ही नहीं, आप क्या हो? प्रोप्राइटर। आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, कहां डालोगे उसको? पीएनएल के क्रेडिट में। वहां से कहां जाएगा वो? कैपिटल के क्रेडिट में। और कैपिटल का क्रेडिट कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी साइड में। आपकी मर्जी ऐसी थी कि आपने जो आपको इंटरेस्ट मिला वो पीएनएल के क्रेडिट में नहीं डाला। कहां नहीं डाला? पीएनएल के क्रेडिट में नहीं डाला, उसको डायरेक्ट कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। तो क्या गलत किया आपने? सुनो ना मेरी बात, आपने डायरेक्ट कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, गलत किया क्या कुछ? आप क्या चाहते हो? मैं पीएनएल में वही चीजें डेबिट करूं जो बिजनेस का खर्चा है, और पीएनएल में वही इनकम क्रेडिट करूं जो बिजनेस की क्या है? इनकम। एक बिजनेसमैन को दो प्रकार की इनकम होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हो जो धंधा करने के लिए जरूरी है, जैसे दुकान का भाड़ा दिया, भाड़ा ना देते तो धंधा कर पाते क्या? नहीं, तो वो कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग। दुकान के नौकर को सैलरी दी, ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग। सैलरी नहीं दे तो बिजनेस का ऑपरेशन चला पाता क्या? नहीं। परचेज किया बिजनेस के लिए, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। बिजनेस में सेल करके इनकम कमाई, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। मैं, मेरा शक्कर का व्यापार है पर मैं शक्कर बेचता भी हूं, और दूसरे किसी को अगर शक्कर खरीदनी है तो उसका सौदा भी करके देता हूं, जिसपे मुझे कमीशन मिलता है। मेरा खुद का दुकान है क्या? शक्कर खरीदना और शक्कर बेचना। एक दिन मेरा दोस्त आया, उसने मुझे बोला यार मुझे शक्कर खरीदनी है 4 ट्रक, माल होता है 25 लाख रुपए का, तो तू कहीं से मेरा सेटअप करवा देना, 2-4-5 रुपए भी बच जाए तो बहुत है। मैंने बोला देख, अगर तू मार्केट में खरीदने जाएगा तो शक्कर तेरे को मिलेगी 38 रुपीज केजी, और मेरे थ्रू करेगा तो मैं दूंगा तेरे को 36 रुपीज पर केजी, पर इसमें 1 रुपया पर केजी का मुझे क्या चाहिए? कमीशन। तो मैंने उसका सौदा करवा दिया 36 रुपए के हिसाब से। माल मैंने खरीदा कि उसने खरीदा? उसने खरीदा। पैसे वो दे रहा है कि मैं दे रहा हूं? वही दे रहा हूं। मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 किलो पे 1 रुपए का कमीशन। तो उसने मुझे 10,000 रुपए कमीशन दिया। मैं एंट्री क्या पास करूं? कैश को डेबिट और कमीशन इनकम को क्रेडिट। अब ये कमीशन मैंने क्यों कमाया? क्योंकि मैं ऑलरेडी शक्कर के धंधे में हूं। ये कमीशन मैंने क्यों कमाया? क्योंकि मैं ऑलरेडी कौन से धंधे में हूं? शक्कर के। तो ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस का ही एक क्या है? पार्ट। इसके अलावा एक दिन क्या हुआ, मेरा एक दोस्त बोल रहा था यार मुझे मेरा प्लॉट बेचना है। मुझे मेरा क्या बेचना है? प्लॉट। मेरा धंधा है क्या प्लॉट बेचने का? तो मैंने उसको क्या बोला कि ठीक है तेरा प्लॉट बेच के देता, पर मुझे 5,000 रुपए का इस पे क्या लगेगा? कमीशन। ठीक है, उसने बोला कि तुम काम करवा दो, मैं तुम्हें 5,000 का क्या दूंगा? कमीशन। तो मैंने एंट्री क्या पास की? कैश को डेबिट और कमीशन इनकम को क्रेडिट। अब चाहूं तो ये कमीशन इनकम मैं पीएनएल के क्रेडिट में डाल सकता हूं, गलत है क्या? बिल्कुल। पर मैंने चाहा कि मेरा पीएनएल में सिर्फ बिजनेस से जुड़े हुए इनकम और बिजनेस से जुड़े हुए क्या दिखने चाहिए? खर्चे। तो मैंने एंट्री क्या पास की? कैश अकाउंट को डेबिट और डायरेक्ट कैपिटल को। क्या गलत किया? अब चलो तीसरा रास्ता ये भी है, कैश को डेबिट और बैलेंस शीट में किधर भी क्रेडिट।
कैश को डेबिट और बैलेंस शीट में किधर भी क्रेडिट। अब वो किधर को भी नाम दिया मैंने अदर इनकम फंड। क्या नाम दिया? अदर इनकम फंड। अदर इनकम नहीं है ये क्या है? अदर इनकम फंड। एंट्री क्या पास की? कैश को डेबिट और अदर इनकम फंड को क्रेडिट। क्या बिगड़ेगा बोलो इससे? सिर्फ नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट की टोटल में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसे तरीके होते हैं लोगों की अकाउंटिंग करने के। तो मानसी पूछ रही थी कोई ऐसा क्यों करेगा? इवन मैं भी करता हूँ। मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, तो आपकी जितनी रिसिप्ट आती है उतनी मैं कैश को डेबिट करता हूँ और मेरे पीएनएल को क्रेडिट करता हूँ। मैं सीए की प्रैक्टिस भी करता हूँ, उसमें मुझे सैलरी भी आती है, प्रोफेशनल फीस भी आती है। तो मैं कैश को डेबिट करता हूँ, सैलरी इनकम को क्रेडिट करता हूँ, और कैश को डेबिट करता हूँ, प्रोफेशनल इनकम को क्रेडिट करता हूँ। अब सुनो, मेरी जो सैलरी है वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। मैं तीन प्रकार से पैसे कमाता हूँ। एक, ट्यूशन फीस। दूसरी, प्रोफेशनल फीस। ये मेरे बिजनेस है, ट्यूशन चलाना मेरा बिजनेस है, सीए का प्रैक्टिस करना मेरा बिजनेस है। पर मुझे सैलरी भी मिलती है। आप बोलोगे सर आपको सैलरी कौन देता है बाकी सीए लोग, जिनके मैं क्या करके देता हूँ? काम। और बदले में वो मुझे महीने की फिक्स क्या देते हैं? सैलरी। अब मैं मेरी सैलरी की एंट्री क्या पास करता मालूम है क्या? कैश को डेबिट और डायरेक्ट मेरे कैपिटल को क्रेडिट। मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता नहीं हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस सैलरी कमाना नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, पर जब मैं मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूं तो सरकार को बता देता हूं कि मेरी बिजनेस से इनकम कितनी हुई और मेरी सैलरी की इनकम कितनी हुई, इस पे मेरा इतना टैक्स भरता है। तो जो भी मेरा साल का टैक्स आता होगा 90-95 हजार रुपये, उतना मैं भर देता हूँ और अपना हिसाब कर लेता हूँ। तो कोई गलत नहीं है। आप आपकी इनकम को कैश को डेबिट और पीएनएल को क्रेडिट कर सकते हो। आप चाहो तो कैश को डेबिट डायरेक्ट कैपिटल को क्रेडिट भी कर सकते हो। आप चाहो तो कैश को डेबिट या किसी भी फंड को क्या कर सकते हो? क्रेडिट कर सकते हो। तो कैपिटल का क्रेडिट भी बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। पीएनएल के क्रेडिट में भी डालोगे तो बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी डालोगे तो बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट। अब इन्होंने देखो, ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट यहाँ ऐड किया, कितना रुपया? 42,000। ये अगर यहां ऐड ना करते तो कहां दिखाते ये लोग? पीएनएल में दिखाते। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना रुपया? 40। उससे क्या बढ़ जाता? प्रॉफिट बढ़ जाता। कितने से? हाँ, लॉस है तो लॉस क्या हो जाता? कम। लॉस कम होता तो इधर क्या बढ़ता? कैपिटल बढ़ता। अरे हाँ कि ना? कैपिटल बढ़ता और ये घट जाता, टोटल चेंज होती क्या बैलेंस शीट की? नहीं। तो जनरली क्या होता है, जो जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने क्या बनाया है, कोई फंड, तो उससे जुड़े हुए एक्सपेंस और उससे जुड़ी हुई इनकम उसी फंड में या तो डेबिट की जाती है और उसी फंड में क्या की जाती है? क्रेडिट। मैं आपको बताता हूँ और एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ। डोंट वरी, घबराओ मत, ये शुरुआत है और 12th स्टैंडर्ड में इस पे ज्यादा वेटेज है नहीं, ये एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। पर आगे जैसे जैसे आपकी अकाउंट का सब्जेक्ट और डिटेल लेवल पे आप पढ़ोगे, आपको इस प्रकार की अकाउंटिंग भी सीखनी पड़ेगी। आओ मैं एक बार बताता हूँ। तो चलो लिख ही लो ना, एंट्री फॉर प्रोविडेंट फंड लिख ही लो। इसी के साथ लिख लिख के स्टार्ट करते हैं। बोलो, ये इलुस्ट्रेशन है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? इलुस्ट्रेशन नंबर 8, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43। यहां लिखो एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन प्रोविडेंट फंड। क्या स्पेलिंग है रे प्रोविडेंट का? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। और नरेशन में लिखेंगे, हम बेटा, being investment made in provident fund
अकाउंट इन प्रोविडेंट फंड, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करो तो प्रोविजन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करो और बैंक अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो। बात समझ में आई? कौन सी चीज कहां दिखेगी? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। किसका बैलेंस? डेबिट बैलेंस। किसका? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का। ये रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? रियल अकाउंट। नीचे लिखो एंट्री फॉर नॉमिनल एंट्री, लिखो ना, ये नॉमिनल एंट्री है। कंट्रीब्यूशन मेड टू प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। एक नॉमिनल एंट्री करने की। इस एंट्री का वैसे अपने आप में कोई वजूद नहीं है, इसमें ना तो पैसा आ रहा है ना तो पैसा जा रहा है। इसको बोलते हैं अपन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट। ये जाता है एक्सपेंस साइड ऑफ पीएनएल में, और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्रेडिट। ये जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। चल भाग। या भी सीधा जा। अच्छा, ये नॉमिनल एंट्री समझे क्या? ये नॉमिनल एंट्री क्यों पास की? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट को डेबिट और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्रेडिट बेवजह ही कर रहे हैं। रीजन मैंने बताया था, 3 लाख अगर कमाए तो दोनों के कैपिटल में कितने कितने जाएंगे? 1.5 लाख, 1.5 लाख। फिर किसी को क्या लगेगा कि मेरा धंधे में कितना लगा हुआ है? 1.5 लाख। मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। अरे हाँ कि ना, अगर मेरा लगाया हुआ कैपिटल 1.5 लाख है तो किसी को क्या फीलिंग आएगी कि मैं बिजनेस में से कितना निकाल सकता हूँ? 1.5 लाख। तो उसको 1.5 दिखाओ ही मत ना। आपने 1 लाख रुपया तो कहां भरा? प्रोविडेंट फंड में। तो 1 लाख रुपए पीएनएल में बेवजह डेबिट कर दो। अब बेवजह डेबिट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। बेकार में आप ऐसे इन्वेस्ट करके रख दोगे, डेबिट करोगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो क्रेडिट कहां करने का? बैलेंस शीट में एक अकाउंट बना के, इसका नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मुझे बताओ, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी एक कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट और कुछ नहीं, इसमें क्रेडिट बैलेंस है। इसमें क्या है? क्रेडिट बैलेंस। ये एंट्री पास करने से उनके कैपिटल अकाउंट में इतना क्रेडिट अकाउंट कम जाएगा। अरे बाबा, पूरा प्रॉफिट 3 लाख होता तो 1.5 जाता। 1 लाख की एंट्री पास करने से 50-50 कम हो गए। तो कितने गए? एक एक गए। ये सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि अगर तूने धंधे में पैसा लगाया भी है 1.5 लाख और 1.5 लाख, तो ये मत सोच कि तू कितना निकाल के लेके जा सकता है, 1.5। यही सोच कि तू कितना निकाल सकता है, एक एक। तेरा ही है। कितना क्या तेरा है? वो जो बैंक में रखा है पैसा वो तेरा ही है, पर तेरे को अभी मिलेगा नहीं। तो तू फीलिंग भी मत रख कि मेरा पैसा है और मुझे अभी मिलेगा। वो तेरे को मिलेगा, पर कब मिलेगा? रिटायर होने के बाद। नहीं तो इंसान को क्या, अपना पार्टनरशिप है। अगर मान के चलो मैं, रुचि और मानसी 3 लोग पार्टनर है, और अगर हम सारा का सारा प्रोविडेंट फंड में भी पैसा डाल रहे हैं और पूरा मुनाफा 1 लाख 1 लाख बाच रहे हैं, तो एक समय के बाद मेरे को क्या लगेगा? यार मेरे तो बहुत पैसे फर्म में, क्यों ना मैं इसमें से 1 लाख रुपया क्या कर लूं, निकाल लूं। तो मुझे ये फीलिंग रहना चाहिए कि नहीं भाई, उतना दिखना भी नहीं चाहिए, ताकि मुझे वो लालच भी ना आए। हाँ, रिटायरमेंट के वक्त निकलेगा। रिटायरमेंट के वक्त क्या होगा? निकले। फिर अब रिटायरमेंट के वक्त हालांकि मुझे निकालने चाहिए 1.5 लाख। अब एक लॉजिक भी समझो, रिटायरमेंट के वक्त मुझे निकालने चाहिए कितने? 1.5 लाख, पर मेरे कैपिटल में दिखेगा कितना? सिर्फ 1 लाख। तो तुम लोग क्या बोलोगे? तेरे कैपिटल, विराट थप्पड़ पड़ते चल बाहर। अब तुम्हारे कैपिटल में दिखेगा कितना? 1 लाख, और सही में वास्तव में तुम निकाल कितने सकते हो? 1.5 लाख। फिर अगर मान के चलो कल मैं रिटायर हो रहा, आगे है अपने को ये सब रिटायरमेंट वाले, डेट वाले, झगड़े वाले सब कारोबार करने हैं, तो थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मैं सोचा कि मैं को जाना है, रुचि मानसी बाय बाय, अपनी पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म। तो रुचि और मानसी क्या दिखाएगी? ये रहा तेरा कैपिटल अकाउंट। तेरा नहीं बोलेगे, तुम्हारा। सर ये रहा आपका क्या? कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना क्रेडिट बैलेंस है? 1 लाख। इतना लो और यहाँ से निकलो। तो वो लोग एंट्री क्या पास करेंगे? दिनेश सर के कैपिटल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, और दिनेश सर का टाटा बाय बाय। तो बोलो ऐसे थोड़ी होता। वो तो एक एंट्री फोकट की पास की थी तुमने, प्रोविडेंट फंड
कंट्रीब्यूशन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट, और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट। तो आज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 1 लाख का कौन सा बैलेंस पड़ा है, क्रेडिट। पहले वो बैलेंस बांटो, वो भी एक प्रकार का मुनाफा है ना, जिसपे किसका अधिकार है, मेरा। तो मैं एक एंट्री पास करवाऊंगा आपसे, बोलूंगा ये प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में जो दिख रहा है ना बैलेंस शीट के, इस अकाउंट को क्या करो, खत्म। तो आपसे एक एंट्री करवाऊंगा, क्या एंट्री पास करूंगा पता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट को डेबिट और मेरा कैपिटल क्रेडिट। फिर मेरा कैपिटल वापिस 1,50,000 कितने पे आएगा, 1.5 लाख पे। और मैं बोलूंगा मैं चाह रहा, मेरे को 1.5 लाख रुपए दे दो। तो ये सब करना है अपने को आने वाले चैप्टर। तो ये एक नॉमिनल एंट्री है, इसका आपस में अपना कोई मकसद नहीं है। और फिर है एंट्री फॉर अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अरे आपने बैंक में पैसा डाला है तो आपका उस पर इंटरेस्ट अक्रू होगा कि नहीं होगा, या तो अक्रू होगा या तो रिसीव होगा। आमतौर पे ये जो 15 साल वाला या रिटायरमेंट तक का रखने वाला पैसा होता है ना, इसमें ना तो आपको आपके रखे हुए पैसे मिलते, ना तो उसका नकदी में क्या मिलता, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किसमें जमा होते रहता, आपके इन्वेस्टमेंट। 1 लाख डालो, उसका 10,000 इंटरेस्ट। तो इस साल 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल 1,10,000 पे। फिर उस पर अगले साल 1 लाख और भरोगे तो 2 10 हो जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा, 11-21,000। और अगले साल आपको 2,21,000 पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो जमा होते रहता। तो इंटरेस्ट जब अक्रू होगा तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, इंटरेस्ट अक्रू होने की एंट्री पास होती है बेटा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या बड़ी वैल्यू, और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्रेडिट। ये एंट्री पास हुई बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल लॉजिक है, कॉमन सेंस है। एक फालतू की एंट्री छोड़ दे तो कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। ये जो नॉमिनल एंट्री है ना, इसको छोड़ दे तो कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। पहली तो ठीक है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट और बैंक को क्या, क्रेडिट। दूसरा भी ठीक है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट और इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट को क्या, क्रेडिट। अब इसका जो क्रेडिट बैलेंस है कौन सा, इंटरेस्ट का। इसको अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के कहां डाल दो, क्रेडिट में, वहां से उठ के वो कहां जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में। फिर एक आधे पार्टनर को बीच में हुक की आ गई कि मेरे कैपिटल में तो बैलेंस कैसा है, ज्यादा, और वो बोले मैं निकाल लूं, तो उसको तो ये भी बोलना चाहिए ना, अरे भाई तेरे कैपिटल में जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसमें प्रोविडेंट फंड का क्या क्रेडिट हुआ था, इंटरेस्ट। वो अपने हाथ में आया क्या, वो कहां पड़ा हुआ है, कब मिलेगा। तो जब तक तू रिटायर नहीं होता तब तक ये मान भी मत कि वो तेरे कैपिटल का क्या है, हिस्सा है। इसलिए उसको वहां पे पीएनएल में नहीं क्रेडिट करते हुए कहां क्रेडिट करेंगे, फिर फंड में। इसका जो क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये पीएनएल के क्रेडिट में ना ट्रांसफर करते हुए कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो नीचे लिखो एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं। वैसे तो अगर ये इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट को पीएनएल में ट्रांसफर करते तो एंट्री क्या पास करते, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट। करते कि नहीं करते, तो वैसा ना करते हुए अपन एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या, डेबिट, और किसको क्रेडिट रे, टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट। बहुत कंफ्यूज होता कुछ कुछ लोगों को ये, मतलब मैं बताऊं क्या, मैं मेरा सीए फाउंडेशन हो गया, मेरा मतलब 11 12 तो मेरा कॉमर्स था नहीं, मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ लिया, पूरे फाउंडेशन में मेरे को नहीं समझा कि ये है क्या, ऐसे आगे बढ़ गया। सीए इंटरमीडिएट में गया, फिर इसके और चैलेंजिंग क्वेश्चन आने लगे। फाउंडेशन में तो था पर मेरे भेजे में कुछ गया नहीं, शायद मैं नहीं समझता तो इंटर भी पास हो जाता। एक्चुअली मैं पूरा बिना समझे इंटर भी पास हो गया, मतलब पूरी क्लैरिटी मेरे को इस एंट्रियों की नहीं थी, क्योंकि मेरे को किसी ने ये नहीं बताया था, मेरे किसी भी टीचर ने, कि ये बेकार की एंट्री क्यों पास करते, कौन सी, ये इसका लॉजिक ही नहीं बताया था। और भाई ये मानसी जैसा मेरे भी दिमाग में आता था कि अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में क्यों नहीं डाल रहे।
तो उन्होंने बोला नहीं डालना पड़ता पीएनएल के क्रेडिट में, फंड के क्रेडिट में डालना पड़ता, इतना बोल दिया, और फंड के क्रेडिट में ही डालना इतना बोल दिया। तो मैंने तो रट लिया कि इसको फंड के क्रेडिट में डालना पड़ता, पीएनएल के क्रेडिट में डालने का नहीं। पर मेरे को कभी ये नहीं समझ में आया कि क्यों। फिर मैं सोचता रहा क्यों क्यों क्यों, खुद ही सोचा और मुझे खुद ही मेरा खुद का जवाब मिला। क्यों? क्या होता कि अगर ये नॉमिनल एंट्री पास नहीं करता तो कैपिटल का बैलेंस कैसे दिखता? ज्यादा। फिर पार्टनर को क्या फीलिंग आती? इतना कैपिटल है मेरा बिजनेस में लगा हुआ, तो मुझे कभी भी इसमें से पैसे निकालते आने चाहिए। तो उसकी ड्राइंग करने की लालसा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर कैपिटल में बैलेंस ज्यादा दिखता तो इंसान को क्या लगता, इतना पैसा कमा रहा तो धंधे में काय करूं, निकाल लेता, यूरोप टूर करके आता, बच्चों को लेके जाता डिज्नीलैंड। लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस तरह से पैसे निकालोगे तो खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर बुढ़ापे के लिए का खाक बचेगा आपके पास। उसी तरह इंटरेस्ट भी अगर उसमें जाता रहा तो पीएनएल के क्रेडिट में डाला तो घूम फिर के आपके कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। फिर आपको वही लालसा आएगी, अरे पैसा तो बहुत है मेरे कैपिटल के क्रेडिट में, क्यों ना निकाल लूं, और नहीं कुछ तो महाबलेश्वर जाके आ जाऊं। फिर ऐसा अगर करोगे जवानी में खर्चे, तो धीरे धीरे कैपिटल क्या होता जाएगा? कम, और बुढ़ापे के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। इसलिए जो बचाया हुआ पैसा है ना, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जानबूझ के प्रॉफिट में से काट लेते ताकि आपके कैपिटल में ज्यादा दिखे ना, और इसका इंटरेस्ट भी आपके कैपिटल में जाने देते नहीं है, ताकि कभी आपको फीलिंग ही ना आए कि हमारा पैसा ज्यादा है। वैसे ये खर्चना नहीं चाहिए, तभी तो बचेगा। नहीं तो जवानी में पैसे बचा के बुढ़ापे के लिए बचाना इतना आसान काम नहीं है। काफी अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं इसमें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया अपनी जवानी में, अपनी वर्किंग एज में, पर बुढ़ापे में अब वो डिपेंडेंट है किस पे? बच्चों पे। क्यों? क्योंकि कुछ खुद के लिए बचाया नहीं। इसलिए तो पेरेंट्स आजकल क्या होते, जब तक मरते नहीं तब तक अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसके नाम पे नहीं करते? चलो, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। सॉरी, तेरे लिए नहीं है मुन्ना, पर तू ये मत सोच कि पापा सब दे देंगे तेरे को। रुक, मस्ती नहीं, चल बाहर। विराट, थप्पड़ જોઈ जा, बाहर चलो। अबे रिकॉर्डिंग चालू है, मजा करो। विराट, थप्पड़ पड़શે यार। ये शिवाजी आज छुट्टी पे है ना, बहुत ही तकलीफ है यार। तू जाना मेरे बाप। दोगे બધાના સામે લગાડી છે? अरे આવી રહ્યો છું રમવું, ખમને આ રમત તો અમારી ખતમ થવા દે, आमचा खेळ संपू दे, मग तुझा खेळ खेळू। तो चलो, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या करना पड़ेगा बेटा? ट्रांसफर। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। होता क्या, अब इन दो चीजों की वजह से आपके कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपया कम गया, और इंटरेस्ट का इनकम भी आपके कैपिटल में नहीं गया। इन सब का क्रेडिट कहां पड़ा हुआ है? फंड अकाउंट। जब पार्टनर एक्चुअली में रिटायर होते हैं, जब पार्टनर एक्चुअली में क्या होते हैं? रिटायर, तो इस फंड को उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर। एंट्री क्या होगी? फंड अकाउंट को डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जाता है ये इनकम क्या पार्टनर के कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। पर ये आज नहीं जाता, वो जाता है कब? क्योंकि वो इनकम आप जानबूझ के स्पेयर कर रहे हो ताकि कब काम में आए? आपके रिटायरमेंट के वक्त काम में आए। अभी जरूरत नहीं है, वैसे अगले चैप्टर में ये एंट्री आनी चाहिए थी कि ये फंड का बैलेंस कैसे जाता है, पर अभी लिखा देता, फिर अगले इसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। इसका नरेशन लिख लो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या पीएफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट, ये फंड अकाउंट है, और कंफ्यूज मत होना, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक रियल अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट है? एक रियल अकाउंट, बराबर है। फिर वो भी बता देता आगे क्या होता। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या करते? देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम क्या करते हैं? रिटायरमेंट के वक्त सबसे पहले तो अपन इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे और पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस लेके आएंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट। क्या किया? पार्टनर रिटायर हो गए, जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था हर साल लाख रुपया उसका ब्याज, ऐसा करते करते हो सकता है 1 करोड़ रुपया जमा हो गया हो आपका। कितना जमा हो गया हो? 1 करोड़। तो वो अब 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकाल के कहां लेके आएंगे? फर्म की बैंक अकाउंट में। और नरेशन क्या देंगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट विड्रॉन। ये तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री और उसको विड्रॉ करने की एंट्री, कोई बहुत बड़ी एंट्री है क्या?
नहीं, बड़े आसानी से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, और बाद में उसका पैसा निकाला तो बैंक को डेबिट और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। अरे हाँ कि ना? अब क्या करेंगे? अब तो ये पैसा बैंक में पड़ा है, ये किसको बांटना पड़ेगा? पार्टनर के कैपिटल को। तो एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। पर ऐसे केस में होगा क्या? कैपिटल में बैलेंस रहेगा कम और पैसा जाएगा ज्यादा। ऐसा होता नहीं है। एक एंट्री और पास करते हैं अपन। एंट्री होती है प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर क्रेडिट, और इसको बोला जाता है बीइंग क्रेडिट बैलेंस इन फंड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा क्रिटिकल है, आई नो, पर फिर भी इसको समझना जरूरी है। वैसे इसके पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रटा रटाया तरीका, ऐसा ही करना पड़ता है, और एक होता है इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों करना पड़ता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, और बाद में आप चाहो तो रटा रटाया अपना बना के रख सकते हो, जिससे भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जरूर आएंगे, क्योंकि जैसा करना है वैसा पता है, तो वैसा का वैसा करो। अब बताओ फिर से मेरा सवाल, पूरी बात समझी क्या? इन्वेस्टमेंट एक रियल असेट है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक रियल अकाउंट है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, वो आपका बैंक में रखा हुआ पैसा है, उसका आपको स्टेटमेंट मिलता, जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते, उसको टच कर सकते, उसको छू सकते, उससे अपने काम की चीजें खरीद सकते। आपका स्टॉक, आपकी बिल्डिंग, आपके डेटर, ये सब आपके रियल असेट्स है। कौन से असेट्स है? डेटर तो पर्सनल है, पर्सनल या रियल असेट जिसकी सच में वैल्यू होती है, और जो सिर्फ बुक में होता है और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको दे के आप किसी से कोई बाहर जाके गन्ने का रस नहीं खरीद सकते, वो सब कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। आप बोलो, आपके पास सैलरी मिली तो इसके इफेक्ट दो अकाउंट में जाते हैं, एक कैश में, जो एक कौन सा अकाउंट है? रियल, और एक आपकी इनकम अकाउंट में। आपको अगर बाहर जाके मैंगो शेक पीना है तो उसको आपको रियल चीज देनी पड़ेगी कि आपका नॉमिनल अकाउंट दिखाने से काम चलेगा? उसको क्या बोलोगे? मेरे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 50 लाख का, वो आपको मैंगो शेक पिलाएगा क्या? नहीं। बोले मैं क्या करूं? तेरा कितना प्रॉफिट है उसका? तेरे को मैंगो शेक पीना है तो एक रियल चीज दे मुझे, क्या? कैश। 100 रुपए का मैंगो शेक है, 100 रुपए है तो बात करो। अब ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपकी रियल असेट है बेटा। क्या आपने इन्वेस्टमेंट को किया डेबिट और कैश को किया था क्रेडिट, उसकी वैल्यू है, उसको बैंक से विड्रॉ कर सकते और जब चाहो तब यूज कर सकते। अबे આવી રહ્યો છો કમ મારા રિટાયરમેન્ટની પ્લાનિંગ તો થવા દે પહેલા, પછી જ કામ કરવા છો। अब प्रोविडेंट फंड क्या है? वो एक नॉमिनल अकाउंट है, वैसे है कुछ नहीं, आप ही का कमाया हुआ प्रॉफिट है। आप ही का कमाया हुआ क्या है? प्रॉफिट है, जो आपने कैपिटल अकाउंट में डाला नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि आप उसको कैपिटल अकाउंट में तब डालोगे जब आप वास्तव में क्या होगे? रिटायर। आज ही नहीं डाला, आज ही नहीं डाला। अब सुनो ना, एक और चीज बताता हूं। मैं और मानसी दोनों पार्टनर है, बराबर। हम लोगों ने आज पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम साल के 2 लाख रुपए कमाते हैं, जिसमें से 1 लाख किसका है? मानसी का, और 1 लाख किसका है? मेरा। हम क्या करते हैं? हम बेफजूल में एक नॉमिनल एंट्री पास करते हैं हर साल। पीएनएल में 1 लाख रुपया डेबिट करते और रिजर्व अकाउंट को या फंड अकाउंट को 1 लाख रुपया क्रेडिट करते, बेवजह, कोई कारण नहीं है। तो हमारे पीएनएल में जहां नेट प्रॉफिट 2 लाख दिखने का, वह नेट प्रॉफिट कितना दिखता? 1 लाख। और हमारे अकाउंट में 1-1 लाख रुपया जाने का तो कितना जाता? 50। हम हर साल ऐसा ही करते। क्यों? हमारी मर्जी, ताकि हमारे कैपिटल अकाउंट में ज्यादा बैलेंस ना दिखे। फिर हमारा जो प्रॉफिट है और 1-1 लाख रुपए का, वो कहां अकुमुलेट होते रहता? रिजर्व अकाउंट में। तो पहले साल 1 लाख गया, दूसरे साल 1 लाख गया, तीसरे साल 1 लाख गया, चौथे साल 1 लाख गया। हमने 10 साल तक साथ में बिजनेस किया। आज हमारे रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा है? 10 लाख। अब वो पैसा है कि नॉमिनल चीज है? मेरा तू मार खाई। अरे पण तू बाहर जाने મને ભણાવવા દે ને। अरे पण सीरियस टॉपिक चालू છે। ખમને બેટા 5 મિનિટમાં આવ્યો જો એ હમણાં ક્લોક પર કેટલા કેટલા વાગ્યા છે? ટાઈમ શું થયો છે? ટાઈમ શું? 2-1 થયા ને હમણાં? 5 મિનિટમાં આવું છું, જા। હા 5 મિનિટમાં આવું છું, જા બહાર જા।
यार इसी से परेशान हूं यार। कर सकते हम कि नहीं कर सकते? ऐसा 1 लाख रुपया पीएनएल को डेबिट करके किसी रिजर्व को क्रेडिट कर सकते कि नहीं कर सकते? पैसा कैपिटल में जाता तो पीएनएल को डेबिट होता और कैपिटल को क्या होता? क्रेडिट। हम हर साल ऐसा करते हैं। हम बेवजह 1 लाख रुपया पीएनएल में क्या करते? डेबिट। और कहां क्रेडिट करते? रिजर्व में, फंड में, कुछ भी नाम दे दो उसको। रिजर्व नाम दो, फंड नाम दो, या रिजर्व फंड नाम दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पर्पस क्या है हमारा ऐसा करने के पीछे? ताकि कैपिटल अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट बैलेंस ना जाए। अब कैपिटल में कम दिखेगा तो इंसान विड्रॉ और ड्राइंग भी कैसी करेगा? कम। उसी बहाने पैसा क्या होता रहेगा? कमाया हुआ पैसा बचा रहेगा, जो कब काम में आएगा? रिटायरमेंट। अब आप बोलो धंधा आपका बढ़ेगा क्या अगर आप कमा कमा के धंधे से पैसे निकालते चले गए? तो धंधा बढ़ेगा क्या? नहीं। कमा के क्या होना चाहिए? धंधा पैसे में बचा रहना चाहिए। अब कोई पैसा निकालता कितना है? जितना क्रेडिट बैलेंस है उसके कौन से अकाउंट में? कैपिटल। तो कैपिटल में ज्यादा क्रेडिट जाने ही मत दो ना। यही तो पर्पस है यहाँ पे। ये जो 1 लाख रुपया जब हमने कहां पे डाला था? प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया था, तो बेवजह बेफजूल एक एंट्री पास की। पीएनएल को क्या किया? डेबिट। और फंड को क्या किया? ऐसा ना करते तो 1 लाख रुपया ज्यादा क्रेडिट कहां होता? कैपिटल। वैसे फंड का क्रेडिट कई सालों तक, 1 साल पहले साल में क्रेडिट बैलेंस, फिर कैरी फॉरवर्ड बॉट फॉरवर्ड होगा, फिर 1 लाख रुपया जाएगा, फिर कैरी फॉरवर्ड बॉट फॉरवर्ड होगा, फिर 1 लाख रुपया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड बॉट फॉरवर्ड होगा। जब 15 20 25 साल बाद रिटायर होंगे तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए जमा रहेंगे। और इधर इन्वेस्टमेंट भी लाखों करोड़ों की रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? फिर इन्वेस्टमेंट निकालो, ये फंड का पैसा कैपिटल में क्या करो? ट्रांसफर। और सारा पैसा किसको दे दो? पार्टनर। इस बहाने पैसा बचा रहता। उसी तरह अब ये इंटरेस्ट को अगर डायरेक्ट डायरेक्ट पीएनएल में क्रेडिट करके, तो कहां चला जाता ये? कैपिटल। और मैं नहीं चाहता कि आज ये पैसा किसके क्रेडिट में जाए, इसलिए इसको किसके क्रेडिट में डाल रहा? फंड के। ले देके वो फंड का क्रेडिट भी कल या परसों कहां जाएगा? कैपिटल के क्रेडिट। मतलब और पर्पस समझ में आया? तो आप मुझे बताओ विराट શું છે આ? પપ્પા મને नो कराई विराट। So bad विराट। I really don't like this. प्लीज बाहर जाओ। चलो, तो क्या किया इन्होंने? भी क्या किया? सही किया कि गलत किया? बताओ तो। सही किया। तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिख रहा है? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली में आपका क्या है? एसेट। इसकी डबल एंट्री हो चुकी होगी। मतलब जब भी पैसा डाला होगा, पहले 7 रहा होगा ये साल के शुरुआत में, 1 लाख रुपया डाला तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और बैंक को क्या किया? क्रेडिट। तो इसमें डेबिट बैलेंस कितना हो गया? 8। कहां दिखना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर इस पे इंटरेस्ट भी मिला। कितना रुपया अक्रू हुआ? इंटरेस्ट 14। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा, मतलब डबल एंट्री हो चुकी होगी। इन्वेस्टमेंट को हुआ होगा डेबिट और इनके इनकम को हुआ होगा क्रेडिट। तो ये इनकम का क्रेडिट पीएनएल के क्रेडिट में डालो तो कोई गलत नहीं है, कोई आपको सजा देने वाला नहीं है। पर हमारा मकसद क्या है पीएफ बनाने का? रिटायरमेंट तक ये पैसा अलग अकाउंट में रहना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में जाना नहीं चाहिए। आप ही का है, पार्टनर्स का ही है, आप ही का मुनाफे का और प्रॉफिट का क्या है? पार्ट। ये आपको आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही मिलना चाहिए, पर आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप रिटायर होंगे तब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या है? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या है? ये बेकार की एक नॉमिनल एंट्री है। ये एंट्री कैसे आई? यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को किया क्या? डेबिट। और एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, कहां गया वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट? ये रहा 2,80,000 का, इसमें क्या किया है वो? क्रेडिट। ये एंट्री करने के पीछे मकसद और कुछ नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि इस साल के प्रॉफिट में से 1 लाख का प्रॉफिट बांटते वक्त कैसा बटे? कम। और वो कहां जाके जमा हो जाए? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। और वो तब बटेगा जब आप क्या होगे? रिटायर। सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं? बिजनेस। तो इस साल प्रॉफिट हमारा आधा आधा है, और जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से आधा प्रॉफिट कभी बांटेंगे ही नहीं, बचा हुआ आधा ही बांटेंगे। और जो नहीं बांटा वो कब बांटेंगे? रिटायरमेंट के वक्त। ऐसा कर सकते हैं, करते भी है, और करना ही चाहिए। इससे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता। क्या आता? फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता।
हमको ये पता रहता कि भाई आज मुझे कितना खर्चा करना है, ये डिपेंड करता है कि आज के लिए मैंने कितने पैसे कमाए। अगर मेरे में ये फीलिंग रहे कि इस साल मैंने 1 लाख और मानसी ने 1 लाख कमाया, तो अंदर से फीलिंग क्या आएगी कि खर्च भी कर सकते कितना 1 लाख एक। पर अगर फीलिंग ये रहे कि 2 लाख भले कमाए पर उसमें से 1 लाख रुपए आज के लिए नहीं है, तो कमाया कितना 50। तो ज्यादा से ज्यादा कभी विड्रॉ करने की इच्छा हुई भी तो कितना विड्रॉ करके रखेगा 50। इस बहाने पैसे बचे रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस यही था। तो इस तरीके से इन्होंने किया। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने बोला ना अकाउंट क्या है, अकाउंट को एक तो सीखा जाता है और अकाउंट से प्यार किया जा सकता है अगर आप अकाउंट को महसूस करने लगो। देखो दो होते हैं। मुझे नहीं लगता मैं अकाउंट सीखा हूं फिर मैं अकाउंट सिखाना चालू किया, पर मुझे हमेशा लगता है कि सीखने और सिखाने से ज्यादा मैं अकाउंट को क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि कोई किसी ने किया तो क्यों किया। और ये फीलिंग जब आपके अंदर आने लग जाएगी तो आपको भी लगेगा कि अकाउंट आपके लिए एक सब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट एक्सटर्नल टू योर बॉडी बट इट इज अ इंटीग्रेटेड एंड इंटरनल पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी मालूम है एक हेवी मशीन है जो भयंकर हॉर्स पावर की एनर्जी क्या करती है, हर पल क्रिएट करती है। पर आपको कभी फील होता है कि आपका हार्ट इतना काम कर रहा है, आपका ब्रेन कंटिन्यूअस काम कर रहा है, आपका पेट खाना खा के आए हो आप अभी, वो पचाने का क्या कर रहा है काम, हालांकि उसको अंदर के अंदर क्या लग रही एनर्जी। आप सांस लेते हो तो कभी एफर्ट लेने पड़े, नेचुरली आप बातें करते हो, सब करते हो और आपका मशीन जो है वो कैसा रहता है, स्टार्ट। एक समय ऐसा आएगा आप अकाउंटिंग भी ऐसी करोगे, आप हर सही डेबिट करोगे, आप हर चीज सही क्रेडिट करोगे और आपको कभी एफर्ट का एहसास भी नहीं होगा कि मुझे ये सब करने में क्या लेने पड़े, एफर्ट या मेहनत ले। इतना सीमलेस और परफेक्ट कंट्रोल आता है किस पे, अकाउंट्स पे। और तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि इस फील्ड में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है 11 की लेवल से लेके तो सीए फाइनल की लेवल से लेके तो जिंदगी में किसी भी बड़े से बड़े कंपनी के अकाउंट करने रहे तो, पर मुझे कभी एफर्ट या तकलीफ लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल को सैलरी भी अच्छी है। आप जाओ अभी देखो बड़े कंपनी में, बॉम्बे में अगर आप सीए बन जाते हो तो एक अच्छा पैकेज, कम से कम एक अच्छा सीए मिनिमम घटे से घटे हालत में 3 लाख रुपए महीने तक की सैलरी कमाता है। इट्स नॉट अ लेस सैलरी भाई, आसान नहीं है, पर एफर्ट लेने पड़ते हैं। और एफर्ट लेके इतना पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप हर चीज को समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो। तो हमारा करोड़ों का व्यवहार क्यों नहीं रहता, आप उसमें गड़बड़ होने नहीं दो। नहीं तो हिसाब मिलाना इतना आसान नहीं है। आपको अगर आपके पापा ने 500 रुपए का पॉकेट मनी दिया, घूम के आया ना, शाम को आपके पसीने छूट जाएंगे हिसाब देते देते कि पैसे गए का। तो इतना आसान नहीं होता। फिर इसमें भी अगर पूरे साल भर का हिसाब आपसे किसी ने पूछ ले कि पिछले 8 महीने पहले वो तुमको 3,000 दिए थे उसका क्या किया, तो इतना इजी काम है क्या, नहीं। इसलिए साइंटिफिक और टेक्निकल मेथड से क्या की जाती है, अकाउंट की जाता है। और हिसाब जितना इंपॉर्टेंट धंधा करना है उतना इंपॉर्टेंट धंधे का क्या रखना है, हिसाब। इसलिए वैल्यूएबल प्रोफेशन है कौन सा, अकाउंटिंग का प्रोफेशन। इसमें नॉलेज होना चाहिए। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया। अभी डाउट आपको नहीं आना चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, हेवी हो गया क्या कुछ ज्यादा, नहीं हुआ क्या, ऐसा फीलिंग आया कि कुछ ज्यादा ही भारी भरकम हो गया सर आज का टॉपिक। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। पर लॉजिक है, हर चीज के पीछे क्या है, लॉजिक। सिंपल सा है। ये प्रोविडेंट फंड और इसमें का ये इन्वेस्टमेंट अगर यहां नहीं होता ये 3,22,000, तो ये आज ही कहां होता, कैपिटल अकाउंट। ये आज ही कहां होता, कैपिटल। पर ये भी जाएगा, आज नहीं जाएगा पर कब जाएगा, रिटायरमेंट के बाद। उन्हीं का कमाया हुआ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही क्या है, हिस्सा है। सिर्फ आज कैपिटल में क्रेडिट करने की बजाय उसके लिए हमने समय सीमा रखी है कि मत छेड़ो उसको। दैट्स द ओनली पर्पस, एनीथिंग एल्स। ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन होमवर्क था क्या, 10th होमवर्क था क्या, तो 9th और 10th को क्या मार्क कर लो। और कोई क्वेश्चन है क्या इसका, खत्म हो गए। प्रैक्टिकल तो मैं करा के दूंगा आपको। तो 9 और 10 को क्या मार्क करो, होमवर्क। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ। वैसे जिस दिन मेरे प्रैक्टिकल खत्म होंगे उसके अगले दिन अपन इस क्वेश्चन को लेंगे।